हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंकिता गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत केंद्रीय बैंक क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें, केंद्रीय बैंक वो होता है जो हर देश के अंतर्गत होता है और उसका नाम हर देश के अंतर्गत अलग अलग होता है। भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक उस अर्थव्यवस्था की दूरी होता है। उसका मुख्य कार्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित व नियमित करना होता है। सभी देशों के केंद्रीय बैंक प्राय 3 प्रमुख कार्य करते हैं: नोट निर्गमित करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। इन कार्यों का क्षेत्र विभिन्न देशों व विभिन्न समूहों में अलग अलग होता है, लेकिन और यह देश के आर्थिक विकास पर निर्भर करता है। साधारणतः एक देश का केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होते हैं विकास की ऊंची दर को प्राप्त करना, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, मूल्य स्थिरता और सुदृढ़ भुगतान संतुलन को प्राप्त करना। और आजकल इन्हीं के सबके साथ साथ वित्तीय स्थिरता पर भी जोर दिया जाने लगा। वित्तीय स्थिरता में हम ये देखते हैं जो विदेशी पूंजी हमारे यहाँ आ रही है और जा रही है, उस पर क्या ध्यान केंद्रित किया जाए। विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक सरकार की भी मदद करता है आर्थिक नीतियाँ अपनाने में, जिससे विकास को गति मिल सके, सभी को रोजगार मिल सके। और इसके साथ साथ केंद्रीय बैंक ये भी देखता है कि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य ना तो ज़्यादा गिर जाए और ना ही ज़्यादा बढ़ जाए। उसको बोलते हैं आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य या विनिमय दर को स्थिरता को स्थिर करने का प्रयास करता है। केंद्रीय बैंक इन सभी कार्यों को एक साथ प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जो कि व्यवहार में संभव तालमेल नहीं बैठ पाता। इसलिए जिस परिस्थिति पर निर्भर करता है कि वो कौन से कार्य को अधिक महत्व दे रहा है। अभी वर्तमान में मुद्रा स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करना अधिक इसका उद्देश्य माना गया है। अब हम इसमें देखेंगे भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई और इसका संगठन और प्रबंधन क्या है। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी और 1 अप्रैल 1935 से इसने कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। यह जनवरी 1949 तक तो निजी शेयरधारियों के हाथ में रहा, तो यह निजी क्षेत्र का बैंक था। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया 1948 में, उसके तहत ये राज्य स्वामित्व का बैंक हो गया। इसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर इसके अंतर्गत होते हैं और इसके अंतर्गत लगभग 20 विभाग होते हैं और 3 प्रशिक्षण संस्थान होते हैं। अब भारत में वास्तव में देखा जाए तो रिजर्व बैंक अकेला देश की वित्तीय व्यवस्था को नहीं संभाल सकता, न ही केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय इसको अकेले को संभाल सकता है। तो व्यवहारिक रूप में केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों ही मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए काम करते हैं। रिजर्व बैंक तो मौद्रिक पक्ष को देखता है और वित्त मंत्रालय राजकोषीय पक्ष को देखता है। अब केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या हैं। केंद्रीय बैंक के जाने माने लेखक है डी कॉक, उन्होंने निम्न कार्य इसके प्रमुख बताए। सबसे पहला कार्य नोट निर्गमन का एकाधिकार, दूसरा सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार, तीसरा है व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षक, नेक्स्ट है देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षक, नेक्स्ट है पुनर्कटौती का बैंक एवं अंतिम ऋणदाता और केंद्रीय समाशोधन निपटारा व स्थानांतरण का बैंक और एक नेक्स्ट लास्ट है साख नियंत्रण। अब सबसे पहले हम देखेंगे नोट निर्गमन में क्या आता है। नोट निर्गमन का मतलब है नोट कैसे छापे जाते हैं, कैसे बाजार में आते हैं। ये काम सबसे रिजर्व बैंक का सबसे मुख्य काम है। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक को कागजी मुद्रा निर्गमित करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। इसे नोट निर्गमन का कार्य अधिक सुचारू रूप से हो सकता है और सरकार इस कार्य को ठीक तरह से नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इसके नोट निर्गमन करने की अलग अलग विधियां होती है जिसे हर देश अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनाता है। एक होती है इसमें आनुपातिक कोष प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जितने नोट छापते हैं उसके अनुपात में कुछ निश्चित अनुपात, जैसे 40% के अनुपात में नोट छापने जारी मुद्रा के पीछे सोना या सोने के सिक्के अथवा विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाती है। और कागजी मुद्रा बढ़ानी है, अगर हमको और बढ़ानी है तो इस पद्धति में आवश्यक कोषों की व्यवस्था और बढ़ानी होती है। और लेकिन न्यूनतम कोष प्रणाली एक दूसरी प्रणाली है, उसमें न्यूनतम कोष रखकर आवश्यकतानुसार पत्र मुद्रा निकाली जा सकती है। यह पद्धति अधिक लोचदार है। भारत में आजकल यही पद्धति प्रचलित है। अब किसी भी देश में जो करेंसी चलती है उसमें सिक्के और नोट दोनों शामिल होते हैं और जो नोट होते हैं उस पर आरबीआई का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और सिक्के वैसे तो सरकार चलाती है, लेकिन प्रचलन में तो आरबीआई ही लाता है। आरबीआई मतलब केंद्रीय बैंक।
इस प्रकार केंद्रीय बैंक देश का करेंसी पर प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नियंत्रण पाया जाता है। अब इसका दूसरा कार्य सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। सरकार के जितने भी काम है बैंकिंग के, वो काम आरबीआई ही करता है सर, और ये सरकार को सलाह देता है। सरकार की तरफ से सारे काम इसने करते हैं, इसलिए सरकार का एजेंट कहा जाता है। केंद्रीय बैंक सरकार के विभिन्न प्रकार के लेन देन के कार्य करता है। ये सरकार की ओर से जो कर होते हैं, सार्वजनिक ऋण आदि की राशि जमा कराता है और समस्त सरकारी भुगतान करने की व्यवस्था करता है। यह आवश्यकता पड़ने पर सरकार को कर्ज भी देता है, और सरकार को कर्ज सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ही दिया जाता है। सरकार को कुछ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। फिर केंद्र बैंक सरकार को विभिन्न आर्थिक नीतियों के निर्धारण में मदद करता है, जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, विदेशी व्यापार नीति, विनिमय दर संबंधी नीति और मौद्रिक और साख नीति। फिर तीसरा काम है ये व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का संरक्षण। मतलब व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास एक कुछ अपना नकद रखना होता है, उसकी रक्षा भी यही करता है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास कुछ राशि नकद रूप में रखते हैं, जिससे विभिन्न बैंकों के लेन देनों का परस्पर समाशोधन और निपटारा करने में सहूलियत होती है, और साख नियंत्रण की दृष्टि से भी उसका काफ़ी महत्व होता है। देश के केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता अनुसार पड़ने पर कर्ज भी देता है। इस प्रकार उनके नकद कोषों का संरक्षक माना गया है। आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक इन नकद कोषों की मात्रा को बढ़ा या घटा सकता है। नकद कोष अनुपात बढ़ा दिया। अगर मान लो जो बैंकों को नकद कोष रखने होते हैं वो बढ़ा दिए, तो व्यापारिक बैंकों को ज़्यादा नकद रखना पड़ेगा केंद्रीय बैंक के पास, जिससे क्या होगा, साख संकुचन कम होगा। साख संकुचन होगा क्योंकि उसके पास पैसा देने, उधार देने को पैसा ही कम बचेगा। और अगर ये घटा देता है इस नकद कोष को, तो साख का विस्तार होगा। अब है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। नेक्स्ट इसका मुख्य कार्य, केंद्रीय बैंक अपने देश के विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक भी होता है। वह प्राप्त विदेशी मुद्रा को जमा करता है और उसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। देश में मुद्रा की विदेशी विनिमय दर स्थिर रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। एक देश के पास जो विदेशी विनिमय कोष होते हैं उसकी उचित देखभाल और सदुपयोग करना आवश्यक होता है। ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखता है। अब इसमें था विदेशी विनिमय दर में अवमूल्यन किया गया था 1991 में लगभग 20%। अवमूल्यन का मतलब होता है हमारे देश की मुद्रा को जानबूझकर दूसरे देश की मुद्रा में गिरा देना। मतलब हमारे देश जो डॉलर हम एक डॉलर 100 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, वो हम 200 रुपये में प्राप्त करेंगे, तो हमारे 100 रुपये की जो ये वैल्यू गिर गई। और अधिमूल्यन या अतिमूल्यन हम इसको ऊंचा कर देते हैं। इस अवमूल्यन से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलती है, लेकिन इससे आयात महंगे हो जाते हैं और विदेशी कर्ज की बकाया राशि भी बढ़ जाती है। अब है पुनर्कटौती का बैंक और अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती करके उन्हें वित्त प्रदान करता है। एक प्रथम व्यापारिक बिल होते हैं, जैसे मान लीजिए ए ने बी को उधार माल बेचा। अब ए को तो तुरंत पैसे की ज़रूरत है और बी को ने उधार माल लिया, लेकिन अब ए को पैसा चाहिए, तो ए क्या करेगा, एक बिल स्वीकार करके बी ए को दे देगा, जिसका भुगतान 3 महीने बाद किया जाता है। अब ए चाहे तो उस बिल को किसी भी बैंक से डिस्काउंट पे प्राप्त कर सकता है नकद राशि, और फिर बी उसको बाद में जमा करा देगा बैंक को। ये होता है पुनर्कटौती का बैंक। और अंतिम ऋणदाता हो गया, क्योंकि किसी भी बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को ऋण लेना है तो वो आरबीआई या केंद्रीय बैंक से ही प्राप्त करेगा। इस प्रकार ये अंतिम ऋणदाता भी है। फिर है समाशोधन, निपटारा व मुद्रा का हस्तांतरण। केंद्रीय बैंक के पास विभिन्न बैंकों के खाते रहते हैं, इसलिए उनमें पारस्परिक लेन देन का समाशोधन करने में केंद्रीय बैंक मदद करता है। यह चेकों के आधार पर एक बैंक के खाते से राशि निकालकर दूसरे बैंक के खाते में जमा कर देता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान में मुद्रा को भेजने की सहूलियत भी देता है। नेक्स्ट इसका कार्य है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण इसका अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह मुद्रास्फीति के समय साख की मात्रा को कम करता है, बाजार में उधार देना कम करता है, जिससे लोग कम खर्चा करें और महंगाई कंट्रोल में। और मंदी के समय ही साख का विस्तार करता है, ताकि लोगों के पास पैसा पहुँचे और उसको खर्च करने बाजार में आए और मंदी दूर हो। इसके कई उपाय होते हैं, बैंक दर, रेपो रेट और अन्य ब्याज दरों में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब विविध कार्य होता है। अब केंद्रीय बैंक विकासशील देशों में विकास को प्रोत्साहन देने के लिए अन्य कार्य भी करता है। कई योजनाएं लाता है, और जैसे कृषि क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष रुचि लाता है, ब्याज की योजना, सरकारी संगठनों को रियायती शर्तों पर ब्याज देता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक व मौद्रिक
विषयों पर आवश्यक रिसर्च भी करा सकता है और डेटा और रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है। व्यापारिक बैंकों से मिलकर साख नियोजन की प्रक्रिया को लागू करता है और साख को देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सेक्टर्स डिवाइड कर देता है कि पहले किस सेक्टर को मिलेगा। इस प्रकार व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य देश में मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित व नियमित करना ज़्यादातर विद्वानों द्वारा माना गया है। अब भारत में नोट निर्गमन की विधि कौन सी है? भारत में 1 रुपये के नोट और सभी सिक्के तो केंद्र सरकार द्वारा जारी करे जाते हैं और बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जो वर्तमान में 2, 5, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नोट प्रचलन में हैं। अब रिजर्व बैंक में 2 प्रमुख विभाग पाए जाते हैं। पहला है नोट निर्गम विभाग, जो नोटों के निर्गम के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा बैंकिंग विभाग, जो मुद्रा के विस्तार व संकुचन को देखता है। निर्गमन विभाग में क्या करता है कि निर्गमन मुद्रा रिजर्व बैंक की मौद्रिक देनदारी होती है, क्योंकि जिसके पीछे मूल्य की संपत्तियां रखी रहती, तो वो देनदारी हो गई। सोने के सिक्के, धातु, विदेशी प्रतिभूतियां, रुपये के सिक्के, भारत सरकार की रुपये की प्रतिभूति थी। जब कभी निर्गम विभाग में ये परिसंपत्तियां आ जाती है तो उसे मुद्रा निकालनी पड़ती है, और समय समय पर ये कोष बढ़ने से रिजर्व बैंक को मुद्रा का निर्गम बढ़ाना भी पड़ा है। और दूसरा होता है बैंकिंग विभाग, जो मुद्रा के विस्तार व संकुचन की देखभाल करता है। यह मुद्रा को चलन में डालता है और उसे चलन से हटाता भी है। उदाहरण के लिए केंद्रीय सरकार के बजट घाटे के लिए रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिल बेचकर इसकी भाई घाटा हो गया, अब घाटे के लिए पैसा तो चाहिए, तो अपने पास से वो ट्रेजरी बिल बेचकर उसकी पूर्ति करता है। ये ट्रेजरी बिल बैंकिंग विभाग को बेचा जाता है और बैंकिंग विभाग इनका भुगतान करेंसी के स्टॉक में से राशि निकल कर करता है, अथवा निर्गम विभाग से करेंसी प्राप्त करके करता है। इसके लिए निर्गम विभाग को समान मूल्य की परिसंपत्तियाँ हस्तांतरित की जाती है। अब भारत में 6 अक्टूबर 1956 से पूर्व आनुपातिक कोष प्रणाली प्रचलित है, जिसके अंतर्गत 40% सोने के सिक्के, धातु और विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जाती थी, लेकिन 1956 से न्यूनतम कोष प्रणाली रखी जाती है। इसके अंतर्गत 450 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ और प्लस 115 करोड़ रुपए के सोना और सोने के सिक्के रख के फिर मुद्रा निकाली जाती है। इस प्रकार टोटल 515 करोड़ रुपए हो गया। अब उस सीमा को घटाकर 515 से 1957 में 200 करोड़ कर दिया गया था, और लेकिन 115 करोड़ रुपए का सोना तो सदैव रखना ही होता है, और शेष राशि के पीछे इसकी प्रतिभूतियाँ होती हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत नोट छापने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, क्योंकि तो न्यूनतम कोष ये रख दो और उसके बाद कितने भी नोट छापो। इस प्रणाली के कारण महंगाई बढ़ती जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार के कहने पर उसको आरबीआई को सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर कागजी मुद्रा का प्रसार करना पड़ता है। सरकार के द्वारा अधिक व्यय की व्यवस्था करने के लिए काफ़ी मात्रा में नोट छापे जाते हैं, और नोट निर्गमन की वर्तमान प्रणाली के कारण रिजर्व बैंक को नोट निकालने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो घाटे के बजट इस कारण बढ़ते जा रहे हैं, और घाटे के बजट की व्यवस्था के लिए मुद्रा की सप्लाई बढ़ाई जाती है। इस प्रकार कागजी मुद्रा की मात्रा पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, और इस कागजी मुद्रा जनता के द्वारा सरकार में विश्वास के आधार पर चलती है। अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य बहुत नीचे हो जाता है, जिससे जनता का मुद्रा पर से विश्वास उठ सकता है। अब नोट निर्गमन की वर्तमान जो न्यूनतम कोष प्रणाली है तो लचीली, लेकिन काफ़ी जोखिम भरी हुई है। इससे मुद्रास्फीति को बहुत बढ़ावा मिलता जा रहा है। थैंक यू।